कल हम लोगों ने 1857 का विद्रोह पढ़ चुके हैं। हंसना नहीं। आज हम लोग भी 1857 के विद्रोह की क्रांति देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। कल हम लोगों ने ये देखा था, यहीं से न देखे थे, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। देखो 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे। 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे। कुछ राजनीतिक कारण भी थे, कुछ धार्मिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक कारण भी थे, कुछ सैन्य कारण भी थे। ये तमाम कारण 1857 का हिस्सा बना। ये तमाम कारण 1857 का हिस्सा बना। देखिए 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ था, 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ था तो जो अंग्रेजों के अधीन सेना थी, जब 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था तो जो अंग्रेजों के अधीन सेना थी, उस सेना में जब 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था और जो अंग्रेजों के अधीन सेना थी, उस सेना में भारतीय मूल के व्यापारी थे। उस सेना में भारतीय मूल के व्यापारी थे और वो जो सेना थी, भारतीय मूल के जो सिपाही थी, सेना थी, वो अंग्रेजों के अधीन कार्यरत थे। इन सिपाहियों को अंग्रेजों के द्वारा काफी शोषण किया जाता था। इन सिपाहियों को अंग्रेजों के द्वारा काफी शोषण किया जाता था। मतलब इन सिपाहियों को, जो भारतीय मूल के सिपाही थे, वो सिपाहियों को अंग्रेज अच्छा वेतन नहीं दिया करता था, अच्छा सुख सुविधा नहीं दिया जाता था, मतलब कम सुख सुविधा दिया जाता था, अच्छे पोस्ट नहीं दिया जाता था, मतलब छोटा पोस्ट दिया जाता था, बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब है कि छोटा नौकरी दिया जाता था, अच्छा नौकरी नहीं दिया जाता था, बड़ा नौकरी नहीं दिया जाता था। देखिए जो 1857 के विद्रोह में सेना थी, उस सेना में भारतीय और यूरोपीय का जो अनुपात था, उस सेना में भारतीय और यूरोपीय का अनुपात 5:1 था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था और उस समय जो अंग्रेजों के अधीन सेना थी, उस सेना में भारतीय और यूरोपीय का अनुपात 5:1 था। मतलब 5 गो भारतीय सैनिक पर, मतलब 5 गो भारतीय सैनिक पर 1 गो यूरोपीय सैनिक था। 5 गो भारतीय सैनिक पर 1 गो यूरोपीय सैनिक था। फिर भी भारतीय सिपाहियों को अच्छा वेतन नहीं दिया जाता था, कम सुख सुविधा दिया जाता था, छोटा पोस्ट दिया जाता था, बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। मतलब सब काम कर रहा भारतीय। देखो तो 5 गो सिपाही है, जो कहने का मतलब है जो ज्यादा पढ़ रहा उसको पुरस्कार मिल ही नहीं रहा, अभोंदका के पुरस्कार मिल रहा।
5 गो सिपाही इस पर अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा है, लेकिन इसको अच्छा नौकरी नहीं दे रहा। लेकिन वही एक यूरोपीय वाला जो सैनिक है उसको अच्छा नौकरी दे रहा, अच्छा वेतन दे रहा, अच्छा सुख सुविधा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के सिपाहियों को शोषण किया जा रहा था। कहीं ना कहीं भारतीय मूल के सिपाहियों के साथ अंग्रेज अभद्रता कर रहा था, अभद्रता की व्यवहार कर रहा था, जिस कारण भारतीय मूल के सिपाही अंग्रेज से काफी नाराज रहते थे, जिस कारण भारतीय मूल के सिपाही अंग्रेजों से काफी नाराज रहता था, बहुत ज्यादा नाराज रहता था। ये इसका राजनीतिक कारण था जो बतलाए हम अभी। अब 1857 का विद्रोह को आर्थिक कारण को पढ़ेंगे हम अभी। अब 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण पढ़ेंगे, और 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह नजर हमें जाएगा उसके ऊपर, यानी 1857 के विद्रोह को आर्थिक कारण जब पढ़ेंगे तो हमें यह नजर आएगा कि देखिए, अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली को लेकर जो व्यवस्था अपनाया था, चाहे वह व्यवस्था रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था हो, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, इन व्यवस्था के जरिए अंग्रेजों ने भारतीय किसान भाइयों के साथ अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास किया। जो 1857 का विद्रोह का आर्थिक कारण है वह यह कारण है कि अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली को लेकर अस्थाई बंदोबस्त चलाया था, हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था चलाया था, हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाया था, हाँ। इन व्यवस्था के जरिए ही अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ जगह जगह पर शोषण करने का प्रयास कर रहा था, प्रयास किया, कर रहा था, किया भी। तो यह भी एक 1857 का विद्रोह का कारण बना, यह भी कारण एक 1857 का विद्रोह का कारण बना। इसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद इसके बाद 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण, धार्मिक कारण को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण को अगर देखेंगे तो सबसे पहले नजर यह जाएगा कि भारत में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर हस्तक्षेप की। भारत में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर हस्तक्षेप की, हस्तक्षेप का मतलब सुधार की। जैसे अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित हिंदू धर्म में कोई भी प्रथा, हिंदू धर्म में कोई भी प्रथा पर अंकुश लगाने का काम किया। कहने का मतलब है कि 1857 का विद्रोह का धार्मिक कारण क्यों बना, कैसे? भारत में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर हस्तक्षेप की। जैसे अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित हिंदू धर्म में कई प्रथाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। अंकुश का मतलब रोक लगाने का काम किया। मतलब समझ जाएगा
सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। हाँ किया। नरबली प्रथा के ऊपर रोक लगाने का काम लॉर्ड एलन बैरो ने किया। हाँ किया। किया ना, किया। तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर अंग्रेज भारत में हस्तक्षेप डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। सती प्रथा का मतलब जिस स्त्री का पति मर जाता था उस पति के साथ उस स्त्री को, उस पत्नी को उस पति के साथ उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा इसी तो कहा जाता है। नरबली प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वास्थ्य और बुद्धिमान व्यक्ति को बलि दिया जाता था। तो बतलाओ, ये अंग्रेज भारत में जो कुप्रथा फैली थी इसको रोक लगाने का प्रयास अंग्रेज किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अगर यह प्रथा रोक नहीं लगता तो आज भारत की स्थिति खराब रहता, बहुत खराब रहता। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत के धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहा, मतलब सुधार कर रहा। तो भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत के धर्म में हस्तक्षेप कर रहा। भारतीयों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत के धर्म में हस्तक्षेप करने लगा या हस्तक्षेप कर रहा। रॉबर्ट क्लाइव, और देखिए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स ऐसे गवर्नर हुए जो भारत में आक्रामक नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के जरिए भारत में ब्रिटिश कंपनी का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य झड़प नीति के तहत भारत में ब्रिटिश कंपनी का विस्तार किया। तो यह भी 1857 का विद्रोह का एक कारण बना। इन सब को देखते हुए जो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य झड़प नीति के तहत भारत में ब्रिटिश कंपनी का विस्तार किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के जैसे भारत में ब्रिटिश कंपनी का विस्तार करने का काम किया, यह भी 1857 का विद्रोह का एक कारण बना। और जो अंग्रेज भारत में धर्म को लेकर हस्तक्षेप की नीति डाली थी वो भी एक 1857 का विद्रोह का कारण बना। तो ये 1857 का विद्रोह का धार्मिक कारण था। और जानते हैं इन सब में ये तमाम चीजों को देखते हुए आग में घी डालने का काम उस चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, आग में घी डालने का काम और जोर जोर से लहकने लगा। ये चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना ही मेन इसका मुख्य कारण 1857 का विद्रोह का कारण बना था। 1857 की विद्रोह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से विद्रोही सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। मेरठ से विद्रोही सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। और देखिए जब 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ और यह विद्रोही सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। ये सिपाही 20वीं नेटिव बिट इन फैक्ट्री के सिपाही थे। जब
जो 1857 के विद्रोह में सिपाही मेरठ से निकला, ये सिपाही 20वीं नेटिव इन इन्फैंट्री के सिपाही थे। 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। यह सिपाही 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे और यह सिपाही मंगल पांडे, देखो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। लेकिन जो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली विद्रोही सिपाही पहुंचा और यह सिपाही 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे, लेकिन मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। यह सिपाही मेरठ से भागे भागे दौड़े दौड़े, यह सिपाही मेरठ से भागे भागे दौड़े दौड़े 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। जब यह सिपाही भागे भागे दौड़े दौड़े मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा, तो उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। तो उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। विद्रोही सिपाही जब दिल्ली पहुंचा तब बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। विद्रोही सिपाही बहादुर शाह जफर को कहा कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है। दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व आप कीजिए। विद्रोही सिपाही कहा, आप मेरा नेता है, आप मेरी माई बाप गुरु सब हैं, आप ही दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, इस विद्रोह को देखिए। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह को लाने से इनकार कर दिया। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह को लाने से इनकार कर दिया, नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, हम इस विद्रोह को नेतृत्व नहीं करेंगे। फिर भी विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर के ऊपर काफी जोर शोर से दबाव डाला। फिर विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर के ऊपर काफी जोर शोर से दबाव डाला। कहा कि नहीं, आपको इस विद्रोह में नेतृत्व, हर हालत में आप इस विद्रोह को नेतृत्व करिए ही करिए। फिर बहादुर शाह की पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में लाने का बहुत प्रयास। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में लाने के लिए प्रेरित किया। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को 1857 का विद्रोह दिल्ली में होने वाला था, उस विद्रोह में भाग लेने के लिए जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को काफी मनाया, दुलारा कि नहीं, आप दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह करिए, नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह जफर माने, लेकिन मानने का उनका भी कारण था। बहादुर शाह जफर को मानने का भी एक कारण था, और कारण यह था कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने काफी अपमानित किया था, काफी बेइज्जती किया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने काफी अपमान किया, और यह अपमान किया जैसे लाल डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को काफी अपमान किया, और यह अपमान किया लाल डलहौजी ने बहादुर शाह जफर के बारे में कहकर बहादुर शाह जफर के बारे में यह कहा कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला के बजाय बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे, यह अपमान
लॉर्ड डलहौजी ने कहा, यह अपमान लॉर्ड डलहौजी ने किया। यह अपमान लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को यह कहकर अपमान किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। राजा या शहजादा कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब विद्रोही सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा तो विद्रोही सिपाही ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुना और विद्रोही सिपाही ने कहा कि दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व आप कीजिए। बहादुर शाह जफर ने साफा इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस विद्रोह को नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में लाने का सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था, जीनत महल का। अब पत्नी ना जी, पत्नी का बात तो कोई भी मानता है ना। अब देखो, लेकिन बहादुर शाह जफर को फिर भी उतना मन नहीं था। लेकिन बहादुर शाह जफर याद किए कि अंग्रेजों ने हमें काफी अपमानित किया है। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। मतलब दिल्ली आप लोग जाइएगा ना तो वहाँ बहुत बड़ा भव्य लाल किला है। भव्य का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा लाल किला और दिल्ली में ही एक छोटा सा कुतुब मीनार है। उस लाल किला के बजाय अब कुतुब मीनार जैसे स्थान पर रहेंगे, यह कहकर लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को अपमानित किया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को कहकर यह अपमानित किया कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। राजा या शहजादा कहलाएंगे। ये बात सोचकर बहादुर शाह जफर इस विद्रोह में कूद पड़े। इस विद्रोह को लड़ने के लिए कूद पड़े और दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व, मतलब 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए। और जो बहादुर शाह जफर दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह जो नेतृत्व किए थे वह 12 मई 1857 को किए थे। 12 मई 1857 ईस्वी को किए थे बहादुर शाह जफर। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के क्षेत्र से बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए 12 मई 1857 को किया। बहादुर शाह जफर को काफी ज्यादा उम्र हो गया था जी। बहादुर शाह जफर को काफी ज्यादा उम्र हो गया था। लगभग 70 से 80 वर्ष उसका उम्र हो चुका था बहादुर शाह जफर का। जिस वजह से दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का सैन्य नेतृत्व दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया था। देखिए वक्त खां ये पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार था। वक्त खां था जो पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार था। देखिए बहादुर शाह जफर सांकेतिक तौर पर तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन इनका उम्र काफी ज्यादा हो चुका था। 70-80 वर्ष उम्र हो चुका था।
जिस वजह से बहादुर शाह जफर कहे कि अब हम इस विद्रोह हमसे यह विद्रोह नहीं होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गया था, कितना वो लड़ेगा। जिस वजह से दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य विद्रोह का नेतृत्व वक्त खान ने किया, लेकिन सांकेतिक तौर पर दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने का काम बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर ने किया। जब दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि दिल्ली के क्षेत्र में शासन प्रशासन किसका चल रहा है। तो पता किया कि वहां से इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा है, बहादुर शाह जफर कर रहा है। तो अंग्रेजों ने अपने दो सैनिक को भेजा। अंग्रेजों ने अपने दो सैनिक को भेजा। एक का नाम था निकलसन, एक का नाम था निकलसन, एक का नाम था निकलसन, एक का नाम था निकलसन और एक का नाम था हटसन। एक का नाम था हटसन, एक का नाम था निकलसन। निकलसन और हटसन नामक अंग्रेज दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए निकल पड़ा। और यह विद्रोह सितंबर 1857 आते आते इस विद्रोह को निकलसन और हटसन दबा दिया। इस विद्रोह को निकलसन और हटसन दबा दिया। लेकिन जब यह विद्रोह निकलसन और हटसन विद्रोह को दबाने के लिए आया और यह दमनात्मक रूप से कार्य करते गया, तेजी से यह एकदम विद्रोह को दबाने लगा। और यह विद्रोह सितंबर 1857 आते आते इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह के दबाते हुए निकलसन मारा गया। इस विद्रोह को दबाते हुए यानी इस विद्रोह को दबाते हुए दिल्ली के क्षेत्र में निकलसन मारा गया और हटसन ने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। हटसन ने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, मतलब हरा दिया, दबा दिया। हटसन ने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। जब विद्रोह दबने के कगार पर खड़ा था, जब 1857 का विद्रोह दिल्ली के क्षेत्र में दबने के कगार पर था, तब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। तब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। और हुमायूं का मकबरा पता कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जाकर छिप गए। जब विद्रोह दबने के कगार पर था, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा दिल्ली में जाकर छिप गया। और जानता है, हुमायूं का मकबरा बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा हुमायूं का मकबरा बहुत बड़ा है, दिल्ली में है। जानता है मुगलों का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा को इसलिए कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा है ना, मकबरा का मतलब मरता गराता ना, वही उस मकबरा में कई सारे मुस्लिम को दफनाया गया, गाड़ा गया है। एक को मकबरा, अब बहुते सारा उस मकबरा में मुस्लिम को दफनाया गया। तो पूछता है ये प्रश्न बार बार कि मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा था? तो हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वही बड़ा मकबरा जी। उस मकबरा में जाकर बहादुर शाह जफर छिप गए। अंग्रेज खोज रहा है ये बहादुर शाह जफर कहाँ गया, सगरों खोज रहा है, पते नहीं चल रहा है कहाँ छिपल। तब अंग्रेज ने सोचा कि इसको पत्नी को पहले गिरफ्तार किया जाए, इसको पत्नी को पहले गिरफ्तार करके कब्जा में लिया जाए। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल को अपने पास लाया और उसको कब्जा कर लिया। और जीनत महल को काफी दबाव डाला।
जीनत महल को काफ़ी दबाव डाला और बोला कि बहादुर शाह जफर कहाँ है, बताइए। जीनत महल नहीं बता रही थी, लेकिन काफ़ी जोर शोर से उस पर दबाव डाला गया अंग्रेज। तब जीनत महल ने सूचना, देखो यह बात बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है, यह बात सिर्फ जीनत महल को ही पता थी। काहे कि पत्नी पति का बात न जानेगा तो और कौन जानेगा। यह बात सिर्फ जीनत महल की पता थी। तो जीनत महल ने अंग्रेजों के दबाव में आकर बहादुर शाह जफर के बारे में सूचना दे दिया, अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि बहादुर शाह जफर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जाकर छिपा हुआ है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जाकर छिपा हुआ है। जीनत महल ने बता दिया। अंग्रेज गया वहाँ हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, वहाँ पर ऐसे सच में देखा अंग्रेज की बहादुर शाह जफर तो हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है। उसको पकड़ के लाया और काफ़ी मारपीट किया गया, उसको साथ अभद्रता की गई, बहुत खराब व्यवहार उनको साथ किया गया बहादुर शाह जफर के साथ। फिर बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बादशाह की पद छीन ली। बहादुर शाह जफर की जो बादशाह की पद थी वह अंग्रेजों ने छीन ली और बहादुर शाह जफर को निर्वासित जीवन जीने के लिए, बहादुर शाह जफर को निर्वासित जीवन जीने के लिए म्यांमार भेज दिया गया। भारत से कहाँ भेज दिया गया? म्यांमार भेज दिया गया। बहादुर शाह को निर्वासित जीवन जीने के लिए म्यांमार भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया गया। और म्यांमार में ही बहादुर शाह जफर की मौत हो गया। म्यांमार में ही म्यांमार के रंगून में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई, मर गया। जब अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरा से पकड़कर बहादुर शाह जफर को लाया और उसकी बादशाह की पद अंग्रेजों ने छीन ली और फिर बहादुर शाह जफर को निर्वासित जीवन जीने के लिए म्यांमार भेज दिया गया और म्यांमार के रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। और जब यह मृत्यु 1862 में हुआ था। म्यांमार के रंगून में रहते हुए बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। देखो, एक तो इस बेचारा विद्रोह का नेतृत्व कर रहा नहीं था, नेतृत्व करने से इनकार कर रहा था। एक इसको पत्नी है कि बलजोरी दबाव डाला तो इस विद्रोह में कूद पड़े और यही पत्नी इनको जानों मरवा दिया। सूचना नहीं देता जीनत महल तो क्या बहादुर शाह जफर पकड़े जाते हैं? नहीं पकड़े जाते। एक तो इस विद्रोह में आने के लिए ही किया और यही बताहू दिया, यही बोलबो किया, आने के लिए कहा, यही बत सूचना भी दे दिया अंग्रेजों के। देखो, 1857 के विद्रोह से प्रभावित होने वाला राज्य, 1857 के विद्रोह से प्रभावित पूर्वी भारत हुआ। मैप नहीं है न तो दिखाते हैं। पूर्वी भारत हुआ, उत्तरी भारत हुआ, पश्चिमी भारत हुआ, मध्य भारत हुआ। लेकिन ठीक है, लेकिन 1857 के विद्रोह से दक्षिणी भारत प्रभावित नहीं हुआ। 1857 के विद्रोह से दक्षिणी भारत प्रभावित नहीं हुआ। यानी 1857 के विद्रोह से प्रभावित होने वाला राज्य पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, लेकिन दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित अछूता रहा। अछूता का मतलब उसको नहीं छुआ, उस पर आक्रमण नहीं किया गया, वहां लूटपाट नहीं किया गया। दक्षिणी भारत पूरा अछूत है। अगर 1857 के विद्रोह से कोई राज्य ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह से अगर कोई सबसे ज्यादा राज्य प्रभावित हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उसके बाद 1857 के विद्रोह से प्रभावित होने वाला अपना बिहार है। उसके बाद कौन है? अपना बिहार है। देखो, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था ना, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय एक उर्दू शायर था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था
तो उस समय एक उर्दू शायर था जिसका नाम था मिर्जा गालिब। एक उर्दू शायर था जिसका नाम था मिर्जा गालिब। उर्दू शायर था जिसका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को होते हुए अपने आंखों से देखा है और इस पर टिप्पणी भी किया है। मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को ऊपर टिप्पणी भी किया है और कहा है कि 1857 का विद्रोह दिल्ली के क्षेत्र में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या न किया है। लोगों को मौत का घात उतार दिया है, लोगों को तोप से उड़ाया गया, लोगों को जिंदा जलाया गया है। कोई हमसे पूछे 1857 के क्षेत्र में जो दिल्ली का होता, कोई हमसे पूछे कि दिल्ली के क्षेत्र में क्या क्या नहीं अंग्रेजों ने आकर किया है, कोई हमसे आके पूछो दिल्ली के क्षेत्र में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए खून की नदियां बहा दिया, लोगों को तोप से उड़ाया गया, जिंदा जलाया गया, मौत का घात उतार दिया गया। क्या चीज है 1857 के, या तो मिर्जा गालिब एकमात्र ऐसे शायर हुए, मिर्जा गालिब मात्र एक ऐसे शायर हुए जो 1857 के विद्रोह को होते हुए अपने आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा। यहां से प्रश्न पूछता है, अब कंपटीशन के लिहाज से याद कैसे इसको रखना है, यानी परीक्षा के लिहाज से इसको कौन कौन बात याद रखना है। सबसे पहले पूछता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई है, तो 10 मई 1857 को 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से, बोल सकता है मेरठ से। 1857 के विद्रोह की शुरुआत में भारतीय और यूरोपीय का अनुपात कितना था, 5:1। 1857 का विद्रोह हो रहा था उसमें भारतीय और यूरोपीय का अनुपात कितना था, मतलब 5 गो भारतीय सैनिक पर 1 गो यूरोपीय सैनिक, है ना जी। फिर पूछता है प्रश्न यहाँ की जो 1857 का विद्रोही सिपाही था वह केमिस्ट नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही था, 20वीं नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही था, 20वीं नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही था। विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचा था, 11 मई 1857 को। लेकिन 1857 का विद्रोह दिल्ली में कब हुआ था, 12 मई 1857 को। परीक्षा के लिहाज से यह रखना है कि 1857 का विद्रोह दिल्ली में कब हुआ था, यानी 1857 का विद्रोह दिल्ली में कब हुआ था, तो 12 मई 1857 को। और दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। दिल्ली के क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। फिर पूछता है कि किसकी सूचना पर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया था, जीनत महल की सूचना पर, उनकी पत्नी जीनत महल की सूचना पर। पूछता फिर प्रश्न कि किसकी सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनकी पत्नी जीनत महल की सूचना पर। फिर पूछता है प्रश्न पूछता है कि किस गवर्नर जनरल ने, किस अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को यह कहकर अपमानित किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बादशाह नहीं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। यह अंग्रेज लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। किसने कहा था, यह लॉर्ड कैनिंग ने कहकर अपमानित किया। फिर बहादुर शाह जफर को लॉर्ड डलहौजी ने यह कहकर अपमानित किया। क्या कहकर अपमानित किया लॉर्ड डलहौजी ने, कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेगी। परीक्षा के लिहाज से प्रश्न पूछता है कि किसने यह कहा था बहादुर शाह जफर के बारे में कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी। इन परीक्षा में पूछेगा कि बहादुर शाह जफर ने किसकी आज्ञा पर 1857 के विद्रोह में कूद पड़े, उनकी पत्नी जीनत महल की आदेश पर, उनकी पत्नी जीनत महल की आदेश पर। फिर पूछता है कि बतलाओ 1857 के
विद्रोह को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा? मिर्जा गालिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ये मूल तौर पर रहने वाले थे आगरा के। मिर्जा गालिब ये थे मूल तौर पर रहने वाले, इनका जन्म हुआ था आगरा में, लेकिन ये आकर बस गए दिल्ली में। जैसे कोई आदमी कहीं का रहता कहीं आकर बस जाता है ना, लेकिन मिर्जा गालिब मूल तौर के रहने वाले थे आगरा के, लेकिन दिल्ली में आकर बस गए। और इन्होंने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह होते हुए देखा, दिल्ली के क्षेत्र में देखा। अर्थात सबसे पहले कोई क्षेत्र 1857 के विद्रोह से दबाया गया है तो वह दिल्ली है। सबसे पहले 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र दबाया गया? दिल्ली। और दिल्ली फिर यह क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली के क्षेत्र में दबाने का काम किसने किया था? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन। फिर ये इस पूछना कि कौन ऐसा अंग्रेज है जो दिल्ली के क्षेत्र में दबाते हुए मारा गया? निकलसन। कौन मारा गया? निकलसन। कौन मारा गया? निकलसन। और दिल्ली के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह कब दबाया गया? सितंबर 1857। आते आते दिल्ली के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह दब गया। क्या हुआ? दब गया। फिर ये परीक्षा के लिहाज से पूछेगा कि दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां। किसने किया? बख्त खां ने किया। दिल्ली के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बख्त खां ने किया। फिर आपको परीक्षा के लिहाज से पूछेगा इधर कि मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा के। मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा के। थोड़ा रुकिए तो।